ध्यान दें। और ये दो और अभिक्रिया इसमें आप लोग पढ़ेंगे। एक का नाम है ऊष्माक्षेपी, इसको नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखें, अभी आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेना कि जब चूने के टुकड़े को पानी में जब डालते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। इसका मतलब बिना गर्म किए ही वो उबलने लगता है। इसका मतलब इसमें अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है, निकलती है। और चीनी को देखें, जल में अगर हम घोलते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है। इसका मतलब इसमें क्या होती है कि ऊष्मा, अगर उसको घोलना है तो हम क्या करते हैं, ऊष्मा देनी पड़ती है। तो कुछ अभिक्रिया में ऊष्मा स्वयं निकलती है, कुछ में उसको ऊष्मा बाहर से देनी पड़ती है। इसी के आधार पर ये दो भागों में बांटा गया। देखें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने पर ऊष्मा स्वयं निकलती है, उत्पन्न होती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देखें, एक प्लस चिन्ह दिखाया गया है। पहले अभिक्रिया में 22.4 किलो और दूसरे में 93.4 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। इसको देखें, क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा स्वयं उत्पन्न होती है, निकलती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा आ जाए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में पाएंगे, तो ऊष्माशोषी किसे कहते हैं, तीन दोनों समीकरण में देखें माइनस चिन्ह लगा है, अर्थात इस अभिक्रिया को होने के लिए 42.3 किलो कैलोरी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। और इस तोड़ने के लिए 15 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा लगेगी। तो देखें क्या होगा परिभाषा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है और ऊष्माशोषी में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। ये देखें, दो रिएक्शन और है। एक का नाम है इरिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़े देखें आप, इसमें क्या होता है, तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये देखें, अभिकारक तो उत्पाद में बदल रहा है लेकिन उत्पाद अभिकारक में नहीं बदल रहा, अर्थात अभिक्रिया एक ही दिशा में क्या होती है, संपन्न होती है। तो परिभाषा देखें, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, अर्थात अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं लेकिन उत्पाद अभिकारक में नहीं बदलते हैं, तो उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और इसे तीर द्वारा, सिंगल तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, अर्थात अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं लेकिन उत्पाद अभिकारक में नहीं बदलते हैं, तो उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसे तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आइए रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का मतलब क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब यहाँ से आप देखें, PCl5 को गर्म करते हैं तो CpCl3 और Cl2 बनता है, और ये दोनों पुनः आपस में क्रिया करके बन जाते हैं, अर्थात आगे भी अभिक्रिया होती है और पीछे भी दिशा में होती है। इसकी परिभाषा देखें क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, अर्थात अभिकारक और उत्पाद एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, तो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और इसे रिवर्स द्वारा, देखें आधा तीर आगे की ओर आधा इधर दिखाते हैं, इसे रिवर्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, तो उसे हम
अर्थात अभिकारक और उत्पाद एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं तो उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दें, ये दो प्रकार की और अभिक्रियाएं हैं। एक को बोलते हैं स्लो रिएक्शन और ये होता है फास्ट रिएक्शन। ये दो रिएक्शन देखें, एक स्लो होता है और एक क्या फास्ट। स्लो को मंद बोलते हैं, धीमी गति से अभिक्रिया। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसको होने में कई दिन लग जाते हैं, कई महीना लग जाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं मंद अभिक्रिया। जैसे अभी आप देखें लोहे पर जंग लगना, वो एक ही दिन में नहीं होता है, वो महीनों लग जाते हैं, तो स्लो रिएक्शन हुआ। फास्ट रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं कि पलक झपकते ही यानी बहुत कम समय में वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये दोनों की परिभाषा देखें। स्लो रिएक्शन क्या होता है, तो वह रासायनिक, यहाँ से देखें, वह रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत धीमी गति से होती है, अर्थात उसको पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, तो उसे स्लो रिएक्शन कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत धीमी गति से संपन्न होती है और पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे स्लो रिएक्शन कहते हैं। और जितने आणविक अभिक्रिया होती है वो धीमी गति से होती है, तो यह आणविक अभिक्रिया है, इसे स्लो रिएक्शन कहते हैं। दूसरा फास्ट रिएक्शन, इसका एग्जाम्पल देते हैं क्या, इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, FeO2H2O मिल करके या फिर 2,3O3 इंटू 2H2O, ये जो है बनाता है, इसी को रस्ट कहते हैं, रस्ट। और इस क्रिया को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। स्लो रिएक्शन फास्ट में हमें देखें, वह रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत तीव्र गति से होती है, अर्थात उसको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, तो उसे हम नाम देते हैं क्या, उसे हम नाम देते हैं तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन कहते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट में KCl मिलाते ही AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है, अतः यह बहुत ही तीव्र। और जितने आयनिक अभिक्रिया, जैसे Ag आयन है, NO3 आयन, K आयन, Cl आयन, तो आयनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो उदासीनीकरण क्या होता है, ये अम्ल है और ये क्षार है, दोनों जब मिलते हैं तो जल बनाकर उदासीन हो जाते हैं, और जल के अतिरिक्त जो बनता है उसी को साल्ट कहते हैं, लवण कहते हैं। अब इसकी पूरी परिभाषा देखें, क्या कहेंगे, जब अम्ल एवं क्षार आपस में मिलकर जल बनाकर उदासीन हो जाते हैं, तो इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। तथा जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे साल्ट, लवण कहते हैं। जब अम्ल एवं क्षार आपस में मिलकर जल बनाकर उदासीन हो जाता है, तो इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनते हैं तो उसे लवण यानी साल्ट कहते हैं। तो ये था आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उसके बाद देखें, एक तुल्यांक अम्ल और एक तुल्यांक क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ऊष्मा निकलती है तो उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। और उदासीनीकरण ऊष्मा का मान जो होता है 13.7 किलो कैलोरी होता है। ध्यान दें, ऑक्सीडेशन नंबर हमें पढ़ना है, ऑक्सीकरण और अपचयन, तो उससे पहले थोड़ा सा जानकारी ले लें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो एग्जाम्पल देखें, जैसे ये है H2S है, उसी तरह से यहाँ से देखें S8 है, यहाँ से SO2 है, ये SO3 है। अब आप पाएंगे सल्फर में 8 सल्फर मिलके पूरा परमाणु तो उदासीन होता है,
तो इसमें सल्फर देखें, सल्फर का आवेश क्या होता है, 0 होता है, चार्ज। यहाँ पर देखें अगर H पर +1 चार्ज है तो 2 पर +2 तो S पर -2 अर्थात सल्फर -2 से जुड़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये -2 होता है तो 4 यानी ये +4 से सल्फर जुड़ा हुआ है और यहाँ जो है +6 से, अर्थात सल्फर अकेले सल्फरिक तत्व है लेकिन अलग अलग यौगिकों में अलग अलग आवेश से जुड़ा होता है और इसी आवेश संख्या को हम नाम देते हैं क्या, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। यह हो गया कंपाउंड और इसी को नाम देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। अब परिभाषा देखें क्या कहेंगे कि यौगिक में परमाणु जिस आवेश संख्या से जुड़ा होता है उसे उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। यौगिक में परमाणु जिस आवेश संख्या से जुड़ा होता है तो उसे उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। और ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम हैं, इसको ध्यान दें। ध्यान दें, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका क्या होता है। पहला आयन की बात करें हम तो जो आयन जिस पर चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे देखें H पर +1 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, Ag पर +1 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +1, यहाँ पर Zn पर +2 चार्ज है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ देखें Cl पर -1 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1, I पर -1 चार्ज है तो -1, O पर -2 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, S पे -2 चार्ज है इसका मतलब -2। और आगे देखें या Al पर +3 चार्ज होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, Fe पर +3 चार्ज होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3। इस तरह से आप देखेंगे किसी आयन जो होता है आयन की ऑक्सीकरण संख्या उपस्थित आवेश के बराबर होती है। अब दूसरा देखें, अगर मान लीजिए कोई यौगिक है जैसे HCl है तो H का +1 होता है, Cl का -1 होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे यौगिक का ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग होता है वह 0 होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें निकालना है HNO3 का। HNO3 में आप पाएंगे कि H की ऑक्सीकरण संख्या, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सब मिलाकर के कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह से कोई भी यौगिक होगा उसमें तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। अगर कोई आयन है जैसे SO4 दे दिया -4 तो इसमें सभी तत्वों के ऑक्सीकरण संख्याओं को जोड़ेंगे तो उस पर जितना आवेश होगा उसका मान उसके आवेश के बराबर होता है। तो ये था आपका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। ध्यान दें एग्जाम्पल में जैसे हम अभी निकाल रहे थे HCl, तो यहाँ से आप देखें टूटेगा क्या बनता है, H पर प्लस चार्ज और Cl पर क्या, माइनस चार्ज। H पर +1 चार्ज आता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 और यहाँ माइनस चार्ज इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1। इसी तरह से KCl है, ये टूटेगा क्या बन जाता है, K पर प्लस चार्ज और यहाँ से बन जाता है Cl पर माइनस चार्ज, अर्थात इस K का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और इसमें Cl की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। और आप देखें कुछ नियम इसमें यह है कि जो कुछ मुक्त अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था में जैसे यहाँ पर देखें मेटल है Zn, यहाँ पर Cu, यहाँ Cu, ये Cu हो गया, K ये फ्री स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होगी, 0 होती है। कुछ नॉन मेटल है जैसे फास्फोरस है, सल्फर, ये अलग अलग आते हैं तो इसलिए इनकी भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। और आप देखें कुछ द्विपरमाणु गैस है जैसे Cl2 है, Br2 है, H2 है, I2 है, इनकी भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। मुक्त अवस्थाओं में धात, अधात तथा
द्विपरमाणु गैसों की ऑक्सीकरण संख्याएं भी शून्य होती हैं। और आगे देखें एग्जाम्पल, यहां पर आप देखें जैसे यहां से आप देखें यह है H2S है, ये टूटता है तो 2H आयन बनाता है। अब प्लस H पर माइनस डबल चार्ज, H पर +1 चार्ज, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर H की 1 होती है। यहाँ पर क्या होती है -2 होती है। ध्यान दें, अगर कोई यौगिक दिया गया है, कई परमाणु है और उसमें जिसका पूछता है तो कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ से दे दिया HNO3 और इसमें हमें निकालना है N का, तो इसको हम मान लेते हैं X, माना N की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई X। यहाँ से देखें H का अभी बताया गया कितना होता है +1, जिसका निकालना उसका X कर दिए। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, लेकिन संख्या कितनी है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सबका मान क्या हो जाएगा 0। अब सॉल्व करें, यह +1 अब प्लस X अब -6 = 0, X - 5 = 0 अर्थात X +5। एक बात और ध्यान देंगे, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या प्लस माइनस के रूप में ही व्यक्त करते हैं, या तो प्लस लिखेंगे नहीं तो माइनस। और ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो ये था निकालने का। एक और एग्जांपल देखें, अगर हमें निकालना है H2SO4 में H की ऑक्सीकरण संख्या, तो क्या करते हैं, H का कितना होता है 1, संख्या कितनी है 2, अब प्लस X का हो जाएगा यहाँ H का X, अब प्लस क्या हो जाएगा 4 या -2 = 0। तो यहाँ 2 + X - 8 = 0, X - 6 = 0, तो X हो जाएगा +6। इसका मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर किस आवेश से जुड़ा है +6 से, और नाइट्रिक अम्ल में N जो है +5 आवेश से जुड़ा है। इस तरह से हम किसी का ऑक्सीकरण संख्या जो है ज्ञात कर लेते हैं। अब आप कुछ आयन का देखें, जैसे यहाँ पर दे दिया गया है SO4 -4, तब कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना उसको X मान लिया, X हो गया, अब +4 या -2 = उस पर आवेश के बराबर हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा 1, उधर जाएगा तो X बराबर हो जाएगा +8 और -2 अर्थात X हो जाएगा +6। इसी तरह से यहाँ देखें PO4 पर -3 चार्ज होता है, इसका निकालना है तो यहाँ से आप देखें यह हो जाएगा P का मान लिया हमने X, अब +4 यहाँ -2 और =-3, तो X यहाँ प्लस कितना हो जाएगा, X ये जाएगा उधर तो 8 हो जाएगा, अब -3 अर्थात X बराबर हो जाएगा +5। अर्थात इसमें फास्फोरस जो होता है वह +5 चार्ज से जुड़ा होता है। तो इस तरह से हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सबसे पहले जरा ऊपर वाले समीकरण में देखें, यह Zn है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Zn आयन में बदल जाता है। इसी तरह से देखेंगे कॉपर आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ये कॉपर धातु में मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखें ऊपर वाले में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो होता है त्याग होता है, लूज करता है, और ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इसी के आधार पर एक बात और ध्यान दें कि फ्री स्टेट में है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गई। ये आयन है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गई। ये आयन है तो ये +2 हो गया, और ये मुक्त अवस्था में है, फ्री स्टेट में है तो 0 हो गया। और इसी के आधार पर यहाँ पर आप देखें बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है, तो इसी के आधार पर हम परिभाषा देंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो देखें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तथा तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं।
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तथा तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पर ये हो गया ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में आइए, अब चयन किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है, ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तथा तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, डिक्रीज करता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है, ग्रहण होता है तथा तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। अर्थात ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है और रिडक्शन में ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तो पहले हम रिडॉक्स को तोड़ें तो दो भाग में हो जाएगा। यहाँ से देखें, RED हो जाएगा और OX हो जाएगा। यहाँ से देखें OX। RED का मतलब होता है रिडक्शन और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब वह अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अभी आपने देखा था कि Zn था और ये Zn आयन था, दो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और ये था ऑक्सीडेशन। यहाँ पर Cu आयन था, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, बन गया था Cu। यहाँ पर क्या था? रिडक्शन। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो यह Zn हो जाएगा और प्लस Cu पर +2 चार्ज गिव्स आउट, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, Zn पर +2 चार्ज और प्लस हो जाएगा Cu। ये दोनों जोड़ दिया गया अर्थात इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, इसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो परिभाषा देखिए क्या हो जाएगा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ संपन्न होते हैं तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात रिडॉक्स में ऑक्सीकरण और चयन दोनों साथ साथ होते हैं तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को जोड़ दिया गया तो यह बन गया आपका रिडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान दें, अब हम ये भी एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, कैसे हम छांटेंगे इसको? तो यहाँ से देखें, सबसे पहले हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो फ्री स्टेट में है कितना हो जाएगा? 0। ये भी फ्री स्टेट में है कितना हो जाएगा? 0। यहाँ K पर कितना चार्ज होता है? +1। I पर कितना? -1। K पर +1। Cl पर कितना? -1। अब आप देखें K के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसको हम ऐड नहीं करते। जिसकी ऑक्सीकरण में परिवर्तन होता है तो उसी को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ I से देखें, I में चेंजिंग हो रही है और Cl से देखें, Cl में हो रही है। अब इसके बाद अभी आपने देखा कि तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण और जब कमी होती है तो रिडक्शन। इसके लिए एक फार्मूला लिखें, -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 अब +3 +4 और आगे जो है इस तरह से होगा और यहाँ भी होगा इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से देखें, तीर आगे की ओर अगर बढ़ जा रही है, बढ़ रहा है तो उस समय ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ से देखें ऑक्सीडेशन, और तीर जो होती है अगर इधर पीछे की ओर जाती है, घटती है तो उस समय होता है रिडक्शन। अब इसी के हेल्प से हम देखें, यहाँ पर 0 से -1 हो रही है, यानी 0 से -1 इधर आ रही है, घट रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये रिडक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद देखें यहाँ -1 से 0 हो रही है, -1 से 0, तो -1 से 0 आगे जा रहा अर्थात बढ़ रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन।
इस तरह से कोई अभिक्रिया दी गई रहती है तो उसमें हम ऑक्सीकरण और अपचयन ज्ञात करते हैं। एक बार और देखें, कोई भी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होगी तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर उसमें कमी आती है तो रिडक्शन। इस तरह की अभिक्रिया को निकालने के लिए सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, फिर उस एलिमेंट को एलिमेंट से मिलाते हैं। ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि होगी तो ऑक्सीडेशन, अगर कमी होगी तो रिडक्शन। ध्यान दें, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कहते हैं हम ऑक्सीकारक तथा रिड्यूसिंग एजेंट को बोलते हैं अपचायक। यहां से आप पाएंगे, देखें एजेंट पहले समझे क्या होता है। एजेंट का मतलब होता है जिसकी उपस्थिति में कोई क्रिया होती है तो उसे हम एजेंट कहते हैं। यहां से आप देखें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम देखें क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। या फ्री स्टेट में है कितना आ जाएगा 0, ये भी फ्री स्टेट में है कितना हो जाएगा 0। यहाँ O पर कितना चार्ज होता है -2, Mg पर कितना होता है +2। अब हम क्या करते हैं, Mg से Mg में मिला देते हैं और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन में मिला देते हैं। अब हम ये निकालेंगे किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। यहाँ से आप देखें 0 से -2, 0 से -2 यानी तीर इस साइड में आ रही है अर्थात घट रहा है, तो घट रहा है तो उस समय क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। उसी तरह से Mg में देखें, Mg में क्या है 0 से +2, 0 से +2 इधर बढ़ रहा है, तो जब बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, अतः यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, यह ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। अब इसके बाद हमें आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। तो एजेंट का मतलब यह होता है जिसकी उपस्थिति में क्रिया होती है। Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन का। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर O2 जो है क्या काम कर रहा है, O2 जो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अब देखें इसका रिडक्शन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, Mg की, तो इसकी प्रेजेंस में इसका रिडक्शन हो रहा है, अतः Mg क्या होगा, Mg जो होगा रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करेगा। अब परिभाषा दोनों को देखें, इन दोनों को मिला करके क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, वह रासायनिक वह पदार्थ, इसमें अभिक्रिया में रिएक्शन देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण क्रिया होती है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। लेकिन अभिक्रिया में पदार्थ स्वयं अपचयित हो जाता है, अभिक्रिया में पदार्थ स्वयं अपचयित हो जाता है। तो ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बार और ध्यान दें, वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण क्रिया होती है तथा पदार्थ स्वयं अपचयित हो जाता है तो उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट में आइए देखिए, तो वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में अपचयन क्रिया संपन्न होती है तथा पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसे अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये दोनों परिभाषाएं हो गई। अब हम पहचान कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन में देखें, हमें पहचानना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 3 कंडीशन को देखते हैं। पहला कंडीशन इसमें ये देखें क्या होता है कि जिसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण क्रिया होती है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और दूसरा पहचान यह है कि जो पदार्थ स्वयं अपचयित होता है, जिसका अपचयन होता है, वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य, यहां से आप देखेंगे ये स्वयं अपचयित होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। और तीसरा पहचान यह है कि उसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। तो पहला क्या होगा, जिसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, दूसरा वो पदार्थ स्वयं क्या होता है, अपचयित होता है, और तीसरा कंडीशन है कि उसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। ध्यान दें, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे।
तो इसकी भी 3 कंडीशन होती है। पहला ये होता है कि जिसके उपस्थिति में अपचयन अभिक्रिया होती है। अपचयन इसका होती है, उपस्थित कौन है, एंजाइम। तो पहला कंडीशन ये देखें, जिसकी उपस्थिति में अगर क्रिया होती है तो वह अपचायक का कार्य करता है। दूसरा ये होता है कि वह पदार्थ स्वयं क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। जिसमें ऑक्सीकरण क्रिया होती है वह रिड्यूसिंग एजेंट अर्थात अपचायक का कार्य करता है। और तीसरा पहचान ये है कि देखें, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है वह अपचायक का कार्य करता है। ध्यान दें। अब इसके बाद एक बार और देखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान क्या है कि जिसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण क्रिया होती है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, और जिस पदार्थ का अपचयन क्रिया होती है वो भी ऑक्सीकारक का कार्य करता है। और तीसरा यह पहचान है, जिसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है वह ऑक्सीकारक का कार्य करता है। उसी तरह से अपचायक में देखें, जिसकी उपस्थिति में अपचयन क्रिया होती है तो उसे अपचायक कहते हैं, और अपचायक का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक का काम करता है। और तीसरा ये है कि जिसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, बढ़ती है, तो वह अपचायक का कार्य करता है। संक्षारण, संक्षारण क्या होता है, कोरोजन क्या होता है। तो देखें, सपोज करें कि ये मेटल है कोई, और इसके बाद इसको हम किसी माध्यम में रखते हैं, ये मेटल हो गया, और माध्यम इसके अगल बगल जो माध्यम है वह माध्यम यहाँ पर देखें एयर भी हो सकता है, इसके बाद कोई गैस भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, या फिर ये देखें मॉइस्चर है, इसमें देखेंगे मॉइस्चर भी हो सकता है। ये माध्यम है। जब रखा जाता है तो वह धातु क्या करता है, वह इस माध्यम से क्रिया कर लेता है और अपने सतह को इस तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है, और जिसके कारण क्या होती है, धातुएं कमजोर हो जाती हैं, और इस घटना को हम संक्षारण कहते हैं। इसकी डिफिनेशन देखें क्या होगी। जब किसी धातु की छड़ को किसी माध्यम में रखा जाता है तो वह माध्यम से क्रिया करके अपने सतह को क्षतिग्रस्त कर लेता है, जिसके कारण धातुएं कमजोर हो जाती हैं। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। जब किसी धातु की छड़ को या धातु को किसी माध्यम में एयर, गैस, वाटर, मॉइस्चर या कोई अन्य माध्यम में रखा जाता है तो वह माध्यम से क्रिया करके अपनी सतह को क्षतिग्रस्त कर लेता है, जिसके कारण धातुएं कमजोर हो जाती हैं। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। यह संक्षारण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक क्या देखें। जिस धातु की क्रियाशीलता, पहला प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है, धातुओं की क्रियाशीलता। जिसकी क्रियाशीलता जितनी अधिक होती है उसका संक्षारण उतना ही अधिक होता है। और दूसरा है कि इस माध्यम में जितनी अधिक अशुद्धियां होंगी तो उसका संक्षारण भी उतना ही अधिक होता है। तो दो फैक्टर, धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ने पर संक्षारण बढ़ जाता है, और माध्यम में अशुद्धियों की मात्रा बढ़ने पर संक्षारण का मान बढ़ जाता है। याद देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को रोकने के उपाय क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखें, सपोज करें कि ये मेटल है और इसके बाद ये माध्यम से क्रिया करता है, तो हम क्या करें, दोनों के बीच एक बैरियर लगा दें, अवरोध उत्पन्न कर दें, जिससे माध्यम जो है इस मेटल से क्रिया नहीं करेगा और संक्षारण को कम हो जाता है। इस तरह से आप देखेंगे, ये पहला मेथड था। अब इसके बाद पहला इसमें आप पाएंगे टॉपिक क्या होता है। तो हम ऊपर क्या करते हैं, आयल लगा देते हैं, यहाँ से देखें आयल, या पेंट कर देते हैं, इस पे पेंट कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, तो इसके सतह को ढक देते हैं, तो जिससे वो माध्यम से जो होता है क्रिया नहीं करता है और इसका संक्षारण रुक जाता है। इसे अवरोध कहते हैं, अवरोध द्वारा या बैरियर प्रोटेक्शन कहते हैं।
दूसरा जैसे मेटल है और इस मेटल के ऊपर क्या करते हैं, जैसे कोई परत चढ़ा देते हैं जिसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, जैसे निकिल होता है, क्रोमियम होता है, इसकी परत चढ़ा दी जाती है तो यह माध्यम से क्रिया नहीं करता है और अंदर की धातु जो होती है संक्षरित हो जा, मतलब अंदर की धातु जो है सुरक्षित हो जाती है, संक्षारण जो है रुक जाता है। और तीसरा जो होता है, यहाँ से आप देखें अंदर जो है एफ है और इसके ऊपर क्या करते हैं, जिंक जेडेन की परत चढ़ा देते हैं। तो जेडेन की परत चढ़ा देने से क्या होता है, ये जेडेन की परत चढ़ गई, जब जेडेन की ये परत चढ़ जाती है तो यह अधिक क्रियाशील होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके जेडेन ओ बना लेता है, जल से क्रिया करके जेडीएन OH का ट्वाइस बना देता है और ये जिंक ऑक्साइड CO2 से क्रिया करके JnCO3 बना देता है। ये लेयर बन जाती है, इसे हम बलिदानी संरक्षण कहते हैं। इसका मतलब इसके ऊपर जो होती है धात के ऊपर अधिक क्रियाशील धात की परत चढ़ा दी जाती है, इसे बलिदानी संरक्षण कहते हैं। और जब Fe के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो इस घटना को लोहे का गैल्वनीकरण कहते हैं। लोहे का गैल्वनीकरण कहते हैं। ये तीन तरह का है। पहला क्या है, अवरोध उत्पन्न करके आयन ग्रीस तेल का परत चढ़ा देते हैं। तीसरा दूसरे नंबर पर क्या है, उसके ऊपर कम क्रियाशील धातुएं जो होती है उसकी परत चढ़ा दी जाती है जिसके कारण संक्षारण रुक जाता है। और तीसरा उसके ऊपर जब अधिक क्रियाशील बलिदानी जिसको कहते हैं ऊपर चढ़ा दी जाती है जिसके कारण संक्षारण रुक जाता है। अगर लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं तो इस घटना को लोहे का गैल्वनीकरण कहते हैं। इस संक्षारण को रोकने के उपाय थे। ध्यान दें, एक टॉपिक और इसमें है रेंसिडिटी, जिसको बोलते हैं विकृत गंधिता। ध्यान दें, इसमें करते क्या है, ये ऑयल है या फैट्स है, इनको जब हम कुछ दिनों तक रख देते हैं तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें दुर्गंध आने लगती है और उसका स्वाद जो है बदल जाता है। तो इस घटना को हम कहते हैं रेंसिडिटी या विकृत गंधिता। परिभाषा देखें इसको क्या होगा कि जब तेल या वसा ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है जिसके कारण उसका स्वाद बदल जाता है तथा उसमें दुर्गंध आने लगती है, तो इस घटना को रेंसिडिटी या विकृत गंधिता कहते हैं। तेल या वसा ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है जिसके कारण उसमें उसका स्वाद बदल जाता है तथा उसमें दुर्गंध आने लगती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी या विकृत गंधिता कहते हैं।